बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने लगे हैं उधर से ही जहाँ पे हमने छोड़ा था। और एक इम्पोर्टेंट बात जो आपसे करता जाऊँ वो ये है कि कल से जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा ना उसमें दो दो चैप्टर एक वीडियो में कवर होंगे। ठीक है, अब चूँकि इसमें अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है एफएससी का, अब एक एक वीडियो में दो दो लेक्चर होंगे और तकरीबन ये 10 लेक्चर में मैक्सिमम जो है ना ये एफएससी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद शुरू हो जाएगी बीएससी और एमएससी। ठीक है, अब मैं देखूंगा एमएससी और बीएससी का एक एक करके लेक्चर अपलोड करना है, या पहले एमएससी या पहले बीएससी, वो मैं बना लूँगा। ठीक है, तो वो शुरू कर लेंगे। और साथ साथ आपके लिए मैंने जो बात कही हुई है वो कहा हुआ है कि आप है जो फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग है उसके क्विज़ जो होते हैं बुक टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्विज़ हैं उसमें सोल्यूशन वो पढ़ें, और उनके एमसीक्यूज़ हैं बेसिकली वो क्विज़, और उनके आंसर उसी बुक के एंड पे दिए होते हैं, वो आप तैयार करें। और एफएससी की कोई ऑब्जेक्टिव ले लें बुक, उसको पढ़ें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी स्कॉलर सीरीज़ है, कॉलेज फिज़िक्स है, इल्मी वालों की ये बहुत सारी हैं, कोई भी ले लें ऑब्जेक्टिव जिनमें सारे क्वेश्चन होते हैं, यानी एप्लीकेशन वाले होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल सारे होते हैं, वो आप तैयार करें ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास है बहुत बड़ी अच्छी बात है, वहाँ से करें, नहीं तो ऑब्जेक्टिव से हो जाती है तैयारी। ठीक है, उसके बाद फिर ये हम आप डेली बेस पे कर रहे हैं। और साथ ये मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ टोटली अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल क्वेश्चन बना रहा होता हूँ, जो आपको इधर करवा रहा होता हूँ, ताकि कंसेप्ट हो जाए और एक पैटर्न है। हम जल्दी से ये कंप्लीट करेंगे सिलेबस कोर्स, और फिर साथ ही रिवीजन करेंगे और फिर कमी बेशी सारी पूरी करेंगे। तो ये मेरा टारगेट था। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट टाइम हमने 10 MCQs कर लिए थे। अब नेक्स्ट 11 MCQs है। 11 MCQs है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 2 and 4 इज़ 4 द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, तो एंगल क्या होगा, देखें स्केलर प्रोडक्ट तो होता है ए बी कोस थीटा, यानी मैं लिखूँ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू 2 है, बी की मैग्नीट्यूड 4 है, एंगल 60 है, तो 2 × 4 8, और ये 1/2 होता है। सॉल्व किया तो ये 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, तो एरिया पैरेललोग्राम का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने ये किया हुआ है, ये एफएससी की बुक में ये मेंशन है। ठीक है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये अगर मैं ए को इधर एक्सटेंड कर दूं और ये बी के पैरेलल एक्सटेंड कर दूं तो ये पैरेललोग्राम बन गई। और बी के कंपोनेंट बनाए बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा बी कोस थीटा। तो हम लेते हैं ये बी साइन थीटा हाइट है, और ये वेक्टर ए विड्थ है या लेंथ है, तो ये लेंथ इंटू हाइट है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। लेंथ क्या है, ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और हाइट क्या है बी साइन थीटा, मल्टीप्लाई करें तो ए बी साइन थीटा। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैग्नीट्यूड है, इधर एन हैट नहीं है, एन हैट होता तो फिर नहीं कहना था, अब एन हैट नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। उसके बाद 13 पे चलते हैं। वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी साइज दैट आर इक्वल टू ए प्लस बी एंड वाई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड वाई प्रोवाइड्स। अब इसमें देखें ये वेक्टर ए लेट कर लें ब्लू कलर में, ये बी लेट कर लें, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें। कुछ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे राइट हैंड से, तो आप कर्ल करें फिंगर्स को ए से बी, थंब अपवर्ड आएगा, तो इसको ये कह दिया रेड कलर में, ये क्या है ए क्रॉस बी है ये। ठीक है, अब ये ए और बी को हमने क्या करना है, ऐड भी करना है। तो ऐड करेंगे ए और बी का रिजल्टेंट लेके आएंगे, तो ये सेंटर वाली लाइन आ जाएगी रिजल्टेंट। टेल टू टेल हो तो सेंटर वाली लाइन रिजल्टेंट होती है। अब देखें ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है ए प्लस बी का, और ये ए क्रॉस बी है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है 90 है। तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लें, तो डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है, कोस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक नल वेक्टर है और एक 0 मैग्नीट्यूड है, तो नल वेक्टर नहीं लगाना जिस पे एरो हेड है, ये 0 पे आएगा। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब कौन सी 0 के इक्वल नहीं होगी, ये कोई भी 0 नहीं होगी अगर आप सॉल्व करेंगे। मैं इसको जल्दी से एक कर देता हूँ, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन थीटा। आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड दोनों की मैग्नीट्यूड हमें पता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, साइन 91 होता है। सबको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। आई डॉट आई को देख लें, आई मैग्नीट्यूड 1 होती है दोनों की, और ये पैरेलल है तो क्या होगा 0 आएगा, cos 0 1। ऊपर 90 क्यों है, आई और जे परपेंडिकुलर होता है, नीचे आई पैरेलल होता है तो 0 आ रहा है। ठीक है, किसी का भी आंसर 0 नहीं आएगा, तो ऑल ऑफ दीज हम कहेंगे इनका किसी का आंसर 0 नहीं है। आगे आ जाए, एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस पी, देन
आर डॉट एल। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें देखें एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो एल क्रॉस पी, इधर देखूं तो मोमेंटम और आर, इनके दरमियान एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इनका क्या लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कोस इट आता है, कोस 90 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 16 पे। 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड एस डॉट सी इक्वल टू 0 देन ए इज़ पैरेलल टू। ठीक है, तो 16 में उसने कहता है ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी का मैंने डायग्राम ड्रा कर ली। ठीक है, अब इसमें अच्छा वो वीडियो इसमें डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा ये देखें, इसमें ए डॉट बी ये आएगा परपेंडिकुलर है कोस 90 0, तो 0 आ जाएगा। ए और सी भी परपेंडिकुलर है तो कोस 90 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अब वो कहता है ए किसके पैरेलल होगा, बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। कैसे, ये बी है और लेट ये सी है, अगर इसका राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन क्या आएगी, थंब अपवर्ड आएगा, ये अपवर्ड आ गया, तो अपवर्ड ये बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी होगा तो ये वेक्टर ए इस सी के, यानी वेक्टर ए इधर क्या होगा बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये इसमें देख लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये ए वेक्टर बी क्रॉस सी के तो पैरेलल है, तो फिर सी के कैसे परपेंडिकुलर है। सी के इस तरह से परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन बन रहा है, अगर मैं इसको यूँ ड्रा कर लूँ ये प्लेन है। ठीक है, तो ये जो बी क्रॉस सी है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, इस तरह ए भी इस सी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये 16 थी, 17 पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन आर क्रॉस एफ एंड माइनस आर क्रॉस एफ, ये पीछे एम सी को साइज थी, सिमिलर उसी तरह की है। ठीक है, तो इसको आप राइट हैंड रूल यूज़ करें। आर क्रॉस एफ का अगर मैं राइट हैंड रूल यूज़ करूँ, ये वेक्टर मैंने ड्रा किए हुए हैं, तो लेट कर लें ये यहाँ पे एफ है और ये आर है। ठीक है, यानी ये आर है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली एफ है। ठीक है, और राइट हैंड रूल यूज़ करें, ये यूँ फिंगर को कर्ल करें तो थंब अपवर्ड आएगा, ये एन हेड है। अब क्या करना है, माइनस आर है, माइनस ये पॉजिटिव आर है तो माइनस आर ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस आर का अब राइट हैंड रूल है, अब माइनस आर क्रॉस एफ, अब यहाँ से ये एफ़ की तरफ आएंगे, ये आर है ये एफ़, ये माइनस आर है ये एफ़ है, तो माइनस आर से एफ़ की तरफ आएंगे। तो अगेन अब करें तो अब किधर आ रहा है, थंब अब नीचे आ रहा है, पहले अपवर्ड आ रहा था, अब डाउनवर्ड आ रहा है, तो ऑपोजिट आ रहा है, तो 180 डिग्री इसमें आंसर आ जाएगा। 18 पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है ए डॉट बी है, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, वाई इक्वल टू बी डॉट ए, द एंगल बिटवीन देम। देखें ये कंसेप्ट से आप बातें ज़रा ध्यान किया करें, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान डायरेक्शन ही नहीं आनी, स्केलर आना है दोनों का आंसर, तो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। 19 पे आ जाए। ए फोर्स दी हुई है 3i 2i j 3i + 2j न्यूटन डिस्प्लेसेस ऑब्जेक्ट थ्रू 2i - 3j मीटर, दी वर्क डन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला लगाएं वर्क डन का, एफ डॉट डी होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसमें एफ लगाया और ये डी लगाया, डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 6 होता है, और आई डॉट आई 1 होता है, और 2 × -3 -6 आ जाएगा, जे डॉट जे 1 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, वर्क डन 0 आ जाएगा। 20 पे चलते हैं। 20 में है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब देखें ये मैग्नीट्यूड आएगी डॉट प्रोडक्ट की, और ये भी द मैग्नीट्यूड है, मोड है। अब मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज़ इक्वल टू ए + बी। ठीक है, तो आंसर बताना है इसमें। ठीक है, 20 में ये देखें ए डॉट बी और ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है, और कब होती है ये हमें पता है 45 डिग्री पे होती है। ये शॉर्ट का न्यूमेरिकल है, शायद यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला लगाएं, इसका भी इधर लगाए, ए बी कोस थीटा आएगा, इधर ए बी साइन थीटा आएगा, सॉल्व करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा 45। ये डायरेक्ट याद भी हो आपको। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, ये सी फॉर रिजल्टेंट है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और एंगल कितना है इधर 45 पुट किया तो 1/2 आता है, और ये 1/2 एक 2 पहले ही था ये वाला, तो ये कैंसिल होगा, इधर से क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया 20 का। ठीक है, अब चलते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ये जस्ट सॉल्व करने वाला है, ये क्वान्टिटेटिव मैथमेटिकल है। ठीक है, इन दोनों का क्या लगाएं, फार्मूला लगाएं और स्केल लें और ऐड करें, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद 22 पे आ जाए, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो एंगल बताएं जिस पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू को हाफ हो जाता है। ये फार्मूला है, ये इधर लगाएं, कोस कितना लगाएंगे हम 60 डिग्री लगाएंगे,
ये आ रहा है। कोस कितना लगाएंगे, 60 डिग्री लगाएंगे। कोस 60 1/2 होता है, तो मैक्सिमम ए बी मैक्सिमम है, तो ए डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो मैक्सिमम का हाफ हो रहा है। 23 पे आ जाएं। इसमें कहता है गिव ए इक्वल टू 2i+3j एंड बी इक्वल टू i+j एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग द वेक्टर बी। अब ए की हमने बी के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड फाइंड करना, कंपोनेंट फाइंड करना। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है, हम जानते हैं। बी को डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी कहलाता है, कोस थीटा का नाम है। अब ए डॉट बी ये लगाया, ए डॉट बी और नीचे बी की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड लगाई और डॉट बी 2 × 1 2 आ जाएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। इसकी बी के मैग्नीट्यूड निकाली 1 आ जाएगा, एक्स वाई दोनों 1 है। सॉल्व किया तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये मैथमेटिकल है, ये बड़े सिंपल से हैं, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, इसलिए मैं ये जल्दी से करवा रहा हूँ। अब इसमें ये देख लेते हैं 29 वाली। 29 में है एट वट एंगल डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज़ ज़ीरो। बड़े सिंपल सा है ये, सिंपल भी इसमें मैं थोड़े से करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें cos 90 होगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसका सोल्यूशन था। आगे 30 पे देखते हैं थीटा इक्वल टू 0 ए क्रॉस बी। तो ये देखें इसमें है तो बड़ा सिंपल, अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो 0 एंगल है तो फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन लगाएं तो इधर एन हैट भी आ रहा है, साइन 0 0 होता है, और 0 जब एन हैट से मल्टीप्लाई होगा ना तो नल वेक्टर आता है, और नल वेक्टर को 0 के ऊपर एरो हेड लगा के लिखते हैं। तो ये आएगा इसका आंसर, यानी ये वाला आएगा। इधर 0 वाला भी है, ये नहीं आएगा, इधर वेक्टर फॉर्म में नल वेक्टर इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें ये देख लेते हैं 7 वाली। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन फोर्स अफेक्ट परपेंडिकुलर कैन प्रोड्यूस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम टार्क। अब टार्क की एमसीक्यू हम कर रहे हैं, तो इसमें ये डायग्राम है ABCD, ये पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ रोटेशन होनी है, यहाँ पे रोटेशन होगी। अब कहाँ पे फोर्स लगाएंगे, तो पूछ रहा है कि टार्क क्या हो, मैक्सिमम का हाफ हो, हाफ किस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखें मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, तो इसमें देखें यहाँ पे सेंटर पे सीड से लेकर इस पॉइंट तक जहाँ पे रोटेशन होती है, ये मूवमेंट आर्म होता है, और इधर मूवमेंट आर्म क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। जब हाफ बन रहा है तो इधर लगाएं हाफ, जब हाफ लगाएंगे तो टार्क भी क्या आएगा, हाफ आएगा। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, हाफ। ये कंसेप्ट छुपा हुआ है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल लेंथ मूवमेंट आर्म आएगी, ठीक है। तो ये देख लिया, और इसमें ये देख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो टार्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। और टार्क का ये फार्मूला आता है आई अल्फ़ा, ठीक है। तो टार्क बिल्कुल ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ये टार्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये इसका हमने देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं 16 फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल्स। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, ये बेसिकली हमें क्या बताती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को बताती है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और दूसरी इन अदर वर्ड्स जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 17 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टार्क, ठीक है। टार्क के लिए कौन सा पॉसिबल होगा, ये जो अब एमसीक्यूज़ कर रहे हैं ना, ये टार्क और इक्विलिब्रियम दोनों के कंबाइन है, ठीक है। ये चैप्टर 2 अब एंड होने वाला है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सी प्रोडक्शन, ठीक है। तो कौन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ये भी बता के आ रहा हूँ। टार्क का फार्मूला बताया था, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टार्क किसको प्रोड्यूस करता है, टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 18 पे आ जाएँ। फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम बॉडी मस्ट सेटिस्फाई। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी सेटिस्फाई करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन को भी और सेकंड कंडीशन को भी, ठीक है। उसके बाद 19 पे आ जाएँ। अब ये देखें फर्स्ट कंडीशन सेकंड फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फोर्स का सम 0 होता है, सेकंड कंप्लीट होती है तो टार्क का सम 0 होता है, और जब फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है तो लीनियर एक्सेलरेशन 0 होता है, जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन की टर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको पता हो। आगे चलते हैं 90 पे। एट व्हाट एंगल आर क्रॉस एफ एंड आर माइनस आर एफ इज़, ठीक है। वो क्या एंगल होगा इन दोनों के दरमियान, ये वही पीछे भी करवा के आ रहा हूँ, ठीक है। ये इसी तरह की आई थी। अब देखें ये आर क्रॉस एफ है, तो आर क्रॉस एफ करें तो ये वाली रोटेट करेंगे फिंगर को तो थंब डाउनवर्ड आएगा। अब दूसरा क्या करता है, माइनस आर क्रॉस एफ, माइनस एफ क्रॉस हाफ, माइनस एफ इधर आ जाएगा,
ये एफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इसको हमने क्या कहना है, माइनस एफ क्रॉस आर, तो यानी यहाँ से आप यहाँ पे फिंगर को रोटेट करेंगे। अब तो अगेन रोटेट करेंगे तो फिर भी थंब डाउनवर्ड है। जब ऊपर वाले केस में ये रोटेट किया थंब डाउनवर्ड, नीचे वाले केस में भी इसको रोटेट किया तो थंब क्या आ रहा है, डाउनवर्ड। तो सेम डायरेक्शन में आ रही है ये इनकी डायरेक्शन एंड हेड, तो एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये MCQs 18 थी, इसमें हमने देख लिया एंगल क्या आएगा 0। 20 पे चलते हैं। वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ लॉन्गर स्पैनर रादर देन टू शॉर्ट वन टू टाइटन इन नट ऑन अ बोल्ट। शॉर्ट हम जब यूज़ करते हैं स्पैनर, तो ये स्पैनर है, ठीक है, स्पैनर रेंच को भी कहते हैं। ये मैंने इसकी सिंपलेस्ट डायग्राम बना दी। ठीक है, अब इसमें देखें, अब वो जितनी ये इसकी ये रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन होनी है, या इसको कह लें ये पिवट है, और यहाँ पे फोर्स लगाते हैं हम, इनके दरमियान ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म कहलाता है। ये इसको L से भी लिखते हैं। अब देखें ये जितना ये L ज़्यादा होगा ना, तो टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा आएगा। इसकी वजह क्या है, फोर्स कम लगानी पड़ती है। अगर दरवाज़ा है उसको खोलना है तो जितने दूर से एंड से लगाएंगे तो ये रोटेट कर देगा, इधर फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी फिर रीज़न ये हुई कि हमें क्या करना होता है, लेस फोर्स चाहिए होती है जब मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसके बाद 21 देख लेते हैं। 21 में कहता है ए कार मूविंग ऑन द अर्थ इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी कंसिडरिंग अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन। ठीक है, तो जब कार क्या कह रहा है, ये लेट करें ये गाड़ी है, गाड़ी क्या कर रही है, कार रोटेट कर रही है, और इसके अंदर कार लीनियर में रोटेट कर रही है। तो जब लीनियर रोटेट करेगी तो लीनियर होगा, रोटेट कर रही है तो रोटेशन इफेक्ट भी आ रहा है। तो इसमें फिर देखें 21 में फिर बहुत ऑप्शन आ जाएंगे एंगुलर, 21 में फिर दोनों ऑप्शन आ जाएंगी, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। 22 में फिर इसकी जो ऑप्शन आ जाएगी A एंड B बोथ आएगी, यानी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी होगा, रोटेशन इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं 24 पे चलते हैं। 23 मैथमेटिकल है, वो आप करके देख लीजिएगा। 24 है डायरेक्शन ऑफ टार्किस। ये मैं ज़्यादातर ना फोकस करता हूँ अंडरस्टैंडिंग वाले और लॉजिकल कंसेप्चुअल पे। ठीक है, मैथमेटिकल वो करता हूँ जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। अब ये सिंपलेस्ट है इसलिए ये मैं नहीं करवा रहा, और PPSC में ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं आते, सॉल्व करने वाले लंबे चौड़े नहीं आते, वो लॉजिकल आते होते हैं, वो मैं आपको करवा रहा होता हूँ। अच्छा, देखते हैं डायरेक्शन ऑफ टार्किस। ये भी पीछे भी करके आ रहे थे MCQ इस तरह की। इसमें कि टार्क की डायरेक्शन होती है, एक तो एक्सिस रोटेशन के लॉन्ग होती है, लॉन्ग एक्सिस रोटेशन C आ जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन भी होती है, दोनों के लॉन्ग होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर मैं कह दूँ ये F है और ये R है, तो R मैं यूँ कर लूँ F क्रॉस R करूँ, सपोज F क्रॉस R, तो अपवर्ड आ रहा है, तो ये इसका प्लेन है ना, तो ये जो थंब आएगा ना अपवर्ड, ये इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो और यहाँ ये जो अपवर्ड आ रहा है इसको एक्सिस रोटेशन भी कहते हैं। तो डायरेक्शन टार्क एक्सिस रोटेशन के लॉन्ग होती है या परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, बहुत ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट 24 पे चलते हैं। 24 हमने कर ली, 25 पे चलते हैं। ए बॉडी इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। जब अनस्टेबल पोजीशन से जब इसको डिस्टर्ब करते हैं ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है। अब ये देखें 3 डायग्राम मैंने बनाई हुई हैं, ये देखें ये स्टेबल में है। ठीक है, इसको ये है ना, इसको थोड़ा पकड़ा, इसको टेढ़ा किया, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ये स्टेबल है। और ये पेंसिल है, ठीक है, जैसे ये पेन है, पेन को पकड़ें थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे ये नीचे गिर जाएगी, ये अनस्टेबल है। ठीक है, और ये बॉल है, ठीक है, ये सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, इसको रोटेट करें, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही रहना है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे है तो इसको अगर थोड़ा सा भी करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आ जाएगा, लोअर हो जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा, अगर ये इसका यूँ था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब इसको उठाएंगे तो हायर होगा, इसको उठाएंगे हायर होगा, फिर छोड़ेंगे दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन पे ही रहता है इसमें। ठीक है, तो स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी सी पोजीशन पर रहता है, और अनस्टेबल में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है। और न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन चेंज ना लोअर ना हाई होता है।
तो अब MCQ में पूछा था अनस्टेबल पोजीशन से पोजीशन चेंज, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिस्टर्ब हुआ। अब इसको डिस्टर्ब करें, ये अनस्टेबल है, इसको पकड़ें थोड़ा सा, इसको मूव करें तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये लेट करें, ये पहले ही अनस्टेबल है, अनस्टेबल से इसको डिस्टर्ब किया तो ये नीचे आना है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज़ होगी। अब एक और बात आपको समझाने के लिए इधर मैंने ड्रा की हुई है, और ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इधर बना लिया कि स्टेबिलिटी किसके इन्वर्स होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये जो बॉडी है ना, ये देख लें, ये लोअर है सबसे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इधर भी लोअर है, स्टेबल है, इधर हायर है। जितना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होगा ना, वो उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि देखें एक कार है और एक बस है, बस के जब टर्न लेती है कार तो उसके गिरने के चांस कम होते हैं। जब बड़ी बस टर्न लेती है तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बस का जो है ना वो बड़ी बस है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होता है, और कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। तो बस के गिरने के चांस ज़्यादा हैं और कार के गिरने के चांस कम होते हैं। और ये मैंने बनाई हुई है, लेट करें ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, यानी ना ऊपर होना है ना नीचे इसने मूव करना है। ये हम 25 कर रहे हैं। अनस्टेबल, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप होना ना लोअर होना, ये सर्कुलर है। अब लेट करें ये आगे ये अनस्टेबल, नीचे क्या आ गया, ये अनस्मूथ सरफेस आ गई, नीचे की तरफ आ गया। जब नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, लोअर हो गया। लोअर हो गया तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। और अभी बता के आएगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता है, अनस्टेबल। अगर ये दोबारा मूव करके उसी पोजीशन पे आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबल। और इधर क्या था, न्यूट्रल, नीचे आ गया, लोअर हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही रहेगा तो न्यूट्रल, इधर नीचे आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अनस्टेबल, इधर ऊपर ही अगर आ जाए अपनी उसी जगह पे तो स्टेबल, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ये पेंडुलम है, वो कहता है इन विच काइंड ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वाज इट व्हेन टेकन टू एनी एक्सट्रीम पोजीशन। कहता है पेंडुलम है और इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो बताएं ये किस इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखें, एक बात आपको बता दूं कि इसमें 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। अगर ये शुरू में यहाँ पे था, इसका ये इधर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको हायर पे लेकर जाएं, फिर ये वापस आएगा उसी पोजीशन पे आ गया, फिर हायर पे गया, फिर उसी पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता रहेगा। तो फिर ये सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 2 FSE के हमने MCQs कर लिए। तो अब कल से मैं तीसरे और चौथे MCQ से तीसरे और चौथे चैप्टर के MCQ बनाऊंगा एक ही वीडियो में, और एक वीडियो में 2-2 चैप्टर के MCQs अपलोड होंगे। और इसी तरह ये FSE हमने कंप्लीट कर लेनी है, और आपको बताया आपने खुद पढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये आपको टारगेट मैं देता जा रहा हूँ, तो आप मेहनत करते जाएँ, इंशाल्लाह ताला मेहनत का फल मिलता है। जो रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा ना, वो आप से कोई छीन नहीं सकता, ये कन्फर्म रिज़्क मिलना ही मिलना है। आप बातें शेयर किया करें, दूसरों को भी बताया करें, हेल्प किया करें। ये नहीं होता कि आप ये तैयारी कर रहे हैं छुप के करें और फ्रेंड को ना बताएं या किसी और को ना बताएं। इसे यकीन करें कि आप ही पीछे जाते हैं, अल्लाह ताला उनको आगे लेकर चलता है जो दूसरों को आगे लेकर चलते हैं। तो इस वजह से आप भी ये बातें शेयर किया करें, नॉलेज बताया करें, ठीक है। ये वीडियो शेयर किया करें, उनको बताएं, खुद तैयारी करें, मिलकर करें, ग्रुप में करें, शेयरिंग करें, ठीक है। तो वो ऐसे लोग आगे निकलते हैं। वो लोग जो बताते नहीं हैं वो बस लिमिटेड कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर लिमिटेड ही देता है, ठीक है। तो आप जो है ना इसको शेयर भी किया करें, एक दूसरे ग्रुपिंग में स्टडी करें मिलकर, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट हम मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।